हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, बीपीएससी ने आज यानी 2 फरवरी को जो नया कैलेंडर अपडेट किया है, इस कैलेंडर में 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स की डेट भी अनाउंस कर दी गई है। और वो डेट है 26 जुलाई 2026। आप सबों ने अब तक देख भी लिया होगा। 26 जुलाई यानी आज से, अगर आज 2 फरवरी है तो लगभग लगभग 6 महीने का समय है ना। तो अब आप ज़ोर शोर से तैयारी में लगिए। और आज 2 फरवरी है तो इसी दिन 1971 में ईरान के शहर रामसर में एक कन्वेंशन अडॉप्ट किया गया था, जिसे हम रामसर कन्वेंशन कहते हैं। और चूंकि ये वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने से संबंधित है तो 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के रूप में भी मनाया जाता है। ये भी फैक्ट आप याद रख सकते हैं। और आप जानते ही हैं कि जो हमारी करंट अफेयर्स की ये सीरीज है, वीकेंड सीरीज जो हमने शुरू की है, जो बीपीएससी बिहार पे शुरू हुआ है, तो इस इनिशिएटिव के तहत हम इन चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं जो बार बार क्वेश्चंस जहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे रामसर साइट से यहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है, अगर आप बिहार से रिलेटेड एग्जाम्स दे रहे हैं तो बिहार के रामसर साइट्स भी जो रिसेंटली जो भी अपडेट हुआ है, जो भी ऐड हुआ है, और बाकी भी स्टेट्स के जो भी ऐड होते हैं उनको भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो हमारी वीडियो है, ये है दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स की। नवंबर का हमने ऑलरेडी कवर किया है, तो आपने अगर नहीं देखा है तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। यहाँ हम दिसंबर को कवर करेंगे, दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स को। ठीक है, जो सबसे पहला सेक्शन है हमारा वो है आर्ट एंड कल्चर का। शुरू करते हैं। सबसे पहला जो न्यूज है वो ये है कि खियाम न्यूंगन ट्राइब। देखिए, हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी, कि किस सेक्शन से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम उन्हीं चीज़ों को कवर करेंगे, उन्हीं चीज़ों को याद करेंगे, उन्हीं चीज़ों पर फोकस करेंगे जो ऑलरेडी पूछा जा चुका है या जिसके पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो मिलते जुलते जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है या टाइप्स ऑफ न्यूज है, टाइप्स ऑफ इवेंट है, उनको हम कवर करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला जो है वो ट्राइब है। इस ट्राइब को आपको सीधे सीधे याद रखना है कि ये कौन से स्टेट में इस ट्राइब के लोग रहते हैं। ठीक है, खियाम न्यूंगन ट्राइब जो है वो नागालैंड में रहते हैं। तो आपको याद रखना है बस स्टेट का नाम यहाँ पर। इनक्रेडिबल इंडिया जो पहले से ही एक इनिशिएटिव या एक जो योजना शुरू की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, अब उसका 2.0 सेकेंड जो है वो एडिशन शुरू हुआ है। आपको याद रखना है कि ये किस मंत्रालय, किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको शुरू किया गया, तो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ठीक है, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसके बाद हम बात करें तो बोंडा ट्राइब जो है, जैसे आपने खियाम न्यूंगन ट्राइब को याद किया है नागालैंड में, तो बोंडा ट्राइब कहाँ पे है, तो बोंडा ट्राइब के लोग ओडिशा में रहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक आपको कवर करना है, ये देखिए प्रेह विहार टेम्पल, एक मंदिर है प्रेह विहार। आपको ये याद रखना है कि ये किस कंट्री में है, तो ये कंबोडिया में है। तो एक तो आपको कंबोडिया याद रखना है, दूसरा कि ये जो मंदिर है ये कौन से भगवान को समर्पित है। प्रिंसिपल डाइटी इसमें कौन है, तो शिवा। ठीक है, शिव को यहाँ पर ये समर्पित मंदिर है प्रेह विहार। कहाँ पे, किस देश में, कंबोडिया में। आगे बात करें हम रोहतासगढ़ फोर्ट, अगर बात करें ये कौन से स्टेट में है, तो ये बिहार में है रोहतासगढ़ फोर्ट। और रोहतासगढ़ फोर्ट जो है वो सोन रिवर के ऊपर है। ठीक है, अब क्यों इसको हम देख रहे हैं, देखिए ये स्टैटिक चीज़ें हैं बट चूंकि न्यूज़ में रहती हैं तो वहाँ से पूछ ले जाते हैं क्वेश्चन में। रोहतासगढ़ फोर्ट अभी न्यूज़ में था क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर एक प्रोजेक्ट चल रहा है, रोपवे प्रोजेक्ट, जो कि जो है वो फेल हो गया था, है ना। बिहार में पुलों के ढहने की न्यूज़ तो आती ही रहती है, तो उसमें से एक ये भी इवेंट है, यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। तो अब ये खबरों में है तो हमको ध्यान रखना है कि रोहतासगढ़ फोर्ट कहाँ पर है, किस स्टेट में है। ये भी पूछा जा सकता है अगर किस रिवर के बैंक पे हो, तो आपको याद रखना है कि ऑन द बैंक ऑफ सोन रिवर, सोन रिवर के किनारे है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जीआई टैग्स के बारे में। आप एक क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं जो 71st में, जो लेटेस्ट प्रीलिम्स हुआ है बीपीएससी का, उसमें पूछा गया है 71st प्रीलिम्स में, द आर्ट ऑफ क्राफ्टिंग विच आइटम इन मेरठ हैज रिसीव्ड अ जीआई टैग। अब देखिए यहाँ पर जो जीआई टैग पूछा गया है ये बिहार का नहीं पूछा गया है, ये मेरठ का पूछा गया है। तो हमको ध्यान रखना है कि जो भी जीआई टैग अनाउंस होते हैं वो किसी भी स्टेट के या किसी भी शहर से संबंधित उसको अनाउंस किया जाता हो, हमको उसको याद करना है जो भी लेटेस्ट एडिशन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं इसको। तो अब हम यहाँ पर जीआई टैग कवर करेंगे। तमिलनाडु से 5 प्रोडक्ट जो हैं वो ऐड हुए हैं। ठीक है, चलिए इनको कवर करते हैं। सबसे पहला जो है वो है वोरायूर कॉटन साड़ी। साड़ी लगा हुआ है, हमको समझ में आ रहा है कि ये टेक्सटाइल है, कपड़ा है, साड़ी है कॉटन का। इसके बाद देखिए गोविंद पडी नाटू सक्करई। सक्करई जो है यहाँ पर ये जैगरी है, गुड़ जो होता है ना, तो गुड़ पाउडर जैसा कुछ है ये, सक्करई, शक्कर भी बोलते हैं गुड़ को बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों पे। तो ये
कोविंदपदी नाटू सक्करई है। इसके बाद एक राइस है थूया मल्ली, ठीक है, थूया मल्ली राइस है, इसको भी जीआई टैग मिला है, ये भी तमिलनाडु का ही प्रोडक्ट है। इसके बाद एक सोप स्टोन कुकवेयर बर्तन का जो है यहाँ पर एक जीआई टैग मिला है, वो है नमक्कल मक्कल पाथीरंगल, ठीक है, नमक्कल मक्कल पाथीरंगल, ये एक सोप स्टोन का बना हुआ कुकवेयर है, इसको भी तमिलनाडु से जीआई टैग मिला है। इसके बाद है एक वुडन टॉय है, ठीक है, लकड़ी का खिलौना है, जिसका नाम है अंबा समुद्रम चोप्पू सामान। अंबा समुद्रम चोप्पू सामान जो है ये क्या है, ये एक टॉय है, वुडन टॉय, और इसको भी तमिलनाडु का ही प्रोडक्ट है ये, और इसको भी जीआई टैग मिला है। तो ये 5 प्रोडक्ट जिनको जीआई टैग मिला है, इनको आपको याद रख लेना है, ठीक है। 2-3 बार अगर आप दोहराएंगे तो आपको ध्यान में रह जाएगा। आपसे पूछा ये जाएगा कि ये कौन से स्टेट से संबंधित है, एक तो ये, और दूसरा ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है आपको कि ये आखिर में कौन सा प्रोडक्ट है, ठीक है। जैसे ये साड़ी है, वरायूर कॉटन साड़ी, यहाँ पे ये सक्करई है, तो ऐसे पूछा जा सकता है। यहाँ देख सकते हैं आप क्वेश्चन में है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है कि स्पोर्ट्स गुड्स है कि लड्डू है, कैंची है, क्या है, तो इसी तरीके से पूछा जा सकता है आपको। हो सकता है आपको ये वोरायूर, कोविंदपडी, ये सारे नाम ना देखने को मिले, ये देखने को मिले, जैसे साड़ी है, सक्करई है या राइस है। पूछा जा सकता है ना कि कौन से स्टेट के किसी प्रोडक्ट को राइस को जो है अभी जीआई टैग मिला है, तो राइस जो है वो तमिलनाडु का है, थूया मल्ली राइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूनेस्को से संबंधित जो भी चीज़ें न्यूज में होती हैं उनको आपको जरूर कवर करना है, बार बार पूछा जाता है उनसे संबंधित। और यहाँ पर हम देख रहे हैं यूनेस्को का इंटर गवर्नमेंटल कमिटी फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ठीक है, इंटेंजिबल अमूर्त जो कल्चरल हेरिटेज है ना, उसके बारे में यहाँ पर एक कमिटी है, इंटर गवर्नमेंटल कमिटी, उसका सेशन हुआ है 20वां सेशन 2025 के अंदर। 20th सेशन है, 20वां सेशन आपको याद रखना है 2025 का। और ये कहाँ पे आयोजित हुआ है, तो न्यू दिल्ली में हुआ है, न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली के रेड फोर्ट में, ठीक है। वेन्यू आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये इंडिया में हुआ है, दूसरा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक इंडियन एलिमेंट को ICH ऑफ ह्यूमैनिटी लिस्ट, यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी लिस्ट, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट सिंपली अगर बोले तो इसमें शामिल किया गया है किसको, दीपावली को। और ये भारत की तरफ से 16वां ऐसा एलिमेंट है जिसको ऐड किया गया है, ठीक है। दीपावली 16th एडिशन एलिमेंट है भारत की तरफ से जिसको कि शामिल किया गया है इस लिस्ट में, ठीक है, अमूर्त विरासत की लिस्ट में। अब यहाँ से सवाल बार बार पूछा जाता है, ये जो हेरिटेज लिस्ट है ना यूनेस्को की, यहाँ से सवाल कई बार पूछा गया। अब यहाँ पर चूंकि दिवाली की बात हो रही है तो थोड़ा कुछ हमको फैक्ट दिवाली के बारे में याद रखना चाहिए। एक आध चीज़ें तो हम सब जानते हैं, पर हो सकता है कुछ चीज़ें कुछ लोगों को न पता हो। तो सबसे पहली बात तो ये कि दीपावली जो सेलिब्रेट होता है ये किस मंथ में होता है, तो कार्तिक मंथ में। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो कार्तिक का महीना है उसमें दीपावली सेलिब्रेट होता है, और कार्तिक महीने के अमावस्या को, ठीक है, अमावस्या भी याद रखना है आपको, कार्तिक महीने के अमावस्या में आपको सेलिब्रेट होता है दीपावली। अब मे बी ये प्रीलिम्स में ना पूछा जाए, पर हो सकता है आपको इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, दीपावली को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। तो दूसरा, हमको पता है राम, लक्ष्मण और सीता इसी दिन अपना जो 14 ईयर का वनवास है उसको पूरा करके अयोध्या वापस लौटे थे, 14 साल का वनवास। तीसरा, तो हिंदू धर्म से संबंधित हो गया। अब देखिए जैन धर्म से भी रिलेशन है इसका, क्या है, महावीर जो है जो कि 24th तीर्थंकर है, महावीर जैन हम जानते हैं 24वें तीर्थंकर है, आपने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री प्राचीन भारत में आपने पढ़ा है इसको। तो उनको जो है निर्वाण मिला था इसी दिन, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति निर्वाण जो है उनको इसी दिन मिला था। और वो जगह कौन सा है जहाँ पे मिला था, तो है पावापुरी। पावापुरी बिहार के अंदर नालंदा जिले में पड़ता है, तो आपको याद रखना है पावापुरी जगह का भी नाम। और दूसरा कि यहाँ पर महावीर जो कि 24th तीर्थंकर है, 24वें तीर्थंकर है, उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। अब थोड़ा अगर हम क्रोनोलॉजी समझ लें कि ये जो दिवाली फेस्टिवल है टोटल इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो सबसे पहला जो दिन है डे 1 जो है उस दिन धनतेरस होता है। इसके बाद नरक चतुर्दशी होता है। इसके बाद जो मेन जो पूजा है लक्ष्मी गणेश पूजा, जिस दिन दिवाली जिसको बोलते हैं, तो ये लक्ष्मी गणेश पूजा। इसके अगले दिन फिर गोवर्धन पूजा जिसको अन्नकूट भी कहते हैं, और उसके बाद फिर भाई दूज सॉरी। तो ये पूरा क्रोनोलॉजी है इस फेस्टिवल का। अब हम आते हैं कि ये जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट है ना, इसको 2008 में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। जब 2003 का कन्वेंशन है, कन्वेंशन फॉर सेफ गार्डिंग ऑफ ICH
ठीक है, सेफ गार्डिंग ऑफ ICH। ये जब 2008 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, तो वहां से ही इसकी शुरुआत हुई, इस लिस्ट की शुरुआत हुई 2008 से। अब देखिए कुछ अगर हम रीसेंट एडिशन अगर हम बात करें, जैसे कि 2025 में 20th सेशन जब हुआ तो दिवाली को या दीपावली को ऐड किया गया। तो लास्ट ईयर 2024 की बात करें तो यहाँ देखिए आप, नवरोज को ऐड किया गया था। ठीक है, नवरोज फेस्टिवल जो है उसको ऐड किया गया था। इसके बाद 2023, उसके एक साल पहले गरबा जो है गुजरात का, उसको इसमें ऐड किया गया था। ठीक है, गरबा जो डांस फॉर्म है गुजरात का, उसको ऐड किया गया 2023 में। उससे पहले 2021 में दुर्गा पूजा को ऐड किया गया था, जो कि दुर्गा पूजा इन कोलकाता को। इसके पहले 2017 में कुंभ मेला को ऐड किया गया था, 2016 में योगा को ऐड किया गया था। तो हो सकता है आपको ऑप्शंस में दिए जाएं, इनमें से हो सकता है कौन से करेक्ट हैं या कौन सा इनकरेक्ट है, इस तरह के फॉर्मेट में पूछा जाए। आपको मैं बता दूं यहाँ पर कि ये जो फैक्ट है ना, ये यूपीएससी ने भी अपने रिसेंट कुछ ईयर्स में काफ़ी पूछा है। ठीक है, रिसेंट कुछ ईयर्स में यूपीएससी ने भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के ऊपर क्वेश्चंस काफ़ी पूछे हैं, और बीपीएससी भी पूछ सकता है। बीपीएससी वैसे भी यूनेस्को से संबंधित सवाल पूछता है, तो आपको ध्यान रखना है ये। ठीक है, तो ये हमारा आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी और आर्ट एंड कल्चर के जो इवेंट्स हैं उनको हम देख लेते हैं। देखिए, नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन, जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने लॉन्च किया है। नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन, आपको ध्यान रखना है, मंत्रालय का नाम पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चंस में। अब देखिए, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कौन कर रहा है, तो नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया, जो कि पुणे में है। हमको लग सकता है मुंबई में हो, लेकिन नहीं, नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया पुणे में है, और वही इस हेरिटेज मिशन को जो है ना इम्प्लीमेंट कराएगा। बेसिकली जो इंडिया का हेरिटेज है ना, फिल्म हेरिटेज, उसको यहाँ पर जो है प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसको यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा, उसको यहाँ पर जो है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, उसको इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। तो एक तरह से डिजिटल आर्काइव की भी यहाँ पर बात हो रही है कि डिजिटल आर्काइव के फॉर्म में भी चीज़ों को रखा जाए, जितने फिल्म्स हैं उनके टाइटल्स वगैरह को। तो बेसिकली ये फिल्म के हेरिटेज को बढ़ावा देने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भी ऑप्शन में हो सकता है, पर कल्चर नहीं, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ध्यान रखना है आपको, यहीं पे फंसाएगा आपको गलत मंत्रालय देकर के। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद है एक रिपोर्ट आई है, राइट टू एडुकेशन पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब ये रिपोर्ट कौन जारी करता है या कौन जारी किया है, सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है, यूनेस्को ने। ठीक है, बाकी चीज़ें आप वहाँ पे गेस भी कर लेंगे जो चीज़ें एजुकेशन से संबंधित होंगी, पर यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूशन जरूर याद रखना है कि यूनेस्को इसको जारी किया है इस रिपोर्ट को। अब आइए यहाँ पर INSV कौंडिन्य, ठीक है, इंडियन नेवल शिप व्हीकल जो है ये, ठीक है, जहाज है, ये ओमान पहुंच गया है। ठीक है, अब ये जहाज ओमान पहुंच गया है, पर इंपॉर्टेंट क्यों है INSV कौंडिन्य? आपको एक पहले तो याद रखना है नाम, ये कौंडिन्य नाम आपको याद रखना है, आगे बताता हूं और कि क्यों याद रखना है। देखिए, कौंडिन्य जो ये जहाज है ना, इसको ट्रेडिशनली स्टिच्ड वुडन शिप के रूप में बनाया गया है, यानी इसको सिल के बनाया गया है कपड़ों से। ठीक है, एक तो ये लकड़ी का शिप है, वुडन शिप है, दूसरा इसको स्टिच कर करके बनाया गया है, पुराने जो एंशियंट टाइम्स में जो शिप जैसे बनाए जाते थे उस तरीके से। और इसको, इस मेथड को कहते हैं तोरकाई मेथड। ठीक है, टंकई मेथड, सॉरी, तंकई मेथड कहते हैं इसको, तंकई या तोंकई मेथड इसको कहते हैं। और यहां पर बेसिकली क्या हुआ है, 5th सेंचुरी का जो ये जो है, ये एक वेसल है, उसको रिक्रिएट किया गया है। ठीक है, अजंता केव्स में 5th अजंता से जो केव्स हैं वहां पर आपको एक जो है वेसल, एक शिप का डिपिक्शन है वहां पर। ठीक है, जहाज एक बना हुआ है, उसी जहाज को बेसिकली रिक्रिएट किया गया है। ठीक है, तो अजंता केव्स में जो मूर्ति है शिप की, उसको ही रिक्रिएट किया गया है और उसी के फॉर्म में जहाज को बनाया गया है, जिसका नाम है INSV कौंडिन्य। अब देखिए, कौंडिन्य नाम क्यों रखा गया है, तो 1st सेंचुरी, पहली शताब्दी में एक मैरिनर थे, ठीक है, एक नाविक थे, जो कि इंडिया से साउथ ईस्ट एशिया पहुंच गए थे। इंडिया से साउथ ईस्ट एशिया की यात्रा उन्होंने की थी, ठीक है, बे ऑफ बंगाल वगैरह पार करते हुए। तो इसलिए ये जो है जिन्होंने किया था ऐसा, उनका नाम है कौंडिन्य। अब ये जब साउथ ईस्ट एशिया पहुंचे ये, तो वहां पर इन्होंने किंगडम ऑफ फ्यूनान की खोज की। किंगडम ऑफ फ्यूनान, अगर हम अभी के समय में बात करें कि ये किंगडम ऑफ फ्यूनान कहाँ पर है, तो ये कंबोडिया और वियतनाम वाला जो इलाका है वहां पे है ये। ठीक है, किंगडम ऑफ फ्यूनान कहाँ पे है, कंबोडिया और वियतनाम के इलाके में।
और इसकी खोज किसने की थी? तो कौंडिन्य ने की थी। यही कौंडिन्य जो कि एक मैरिनर थे, एक नाविक थे, जो इंडिया से साउथ ईस्ट एशिया पानी के रास्ते, समुद्र के रास्ते जो ये गए थे। इन्हीं के नाम पर इस जहाज का नाम रखा गया है INSV कौंडिन्य। नेक्स्ट देखते हैं, एक स्कीम जो है वो लाया गया है जिसका नाम है जियो पारसी स्कीम। ठीक है, इसका रिलायंस जियो से कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे जियो मतलब लाइफ, जीने से संबंधित है यहाँ पर। अभी देखिए, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको ठीक से बताया था कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर आप जानते हो और अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट करके बताइए कि दोनों में क्या अंतर है। लास्ट वीडियो में हमने बताया था आपको। अब देखिए, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा शुरू किया गया है। उसके अंदर जियो पारसी स्कीम शुरू किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 2013-14 में। और ये सक्सेसफुल रहा। सक्सेसफुल किस चीज में रहा? स्टॉपिंग एंड रिवर्सिंग द पॉपुलेशन डिक्लाइन ऑफ पारसी कम्युनिटी। पारसी धर्म को मानने वाले जो पारसी समुदाय है उनकी जनसंख्या कम हो रही थी। इसकी वजह से उनकी जनसंख्या में जो डिक्रीज या डिक्लाइन हो रहा था, उसकी वजह से 2013-14 के अंदर ये स्कीम लाया गया, जियो पारसी स्कीम। और ये सफल भी रहा क्योंकि उनकी जो जनसंख्या है वो बढ़ी है अब। ठीक है, तो ये स्कीम सफल है। और नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंडिया और जॉर्डन, भारत की सरकार और जॉर्डन की सरकार जो है, यहां पर ये इंडिया एंड जॉर्डन, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत जो है यहाँ इन दोनों देशों के जो केव्स हैं उनके बीच में ये अग्रीमेंट है। पेट्रा केव्स जो कि कहाँ पे है? जॉर्डन में। और एलोरा केव्स जो है वो है आपके इंडिया में, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर। तो इन दोनों केव्स को लेकर के जो है एक समझौता हुआ है इंडिया और जॉर्डन के बीच में। आपको याद रखना है, केव का नाम पूछा जा सकता है कि ये पेट्रा केव्स कौन से देश में है? तो जॉर्डन में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हम शून्य से शतक, एक शताब्दी अटल भारत की, एक प्रोग्राम हुआ है इंदौर में जिसका नाम क्या है? शून्य से शतक, एक शताब्दी अटल भारत की। इंदौर में प्रोग्राम हुआ है और अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ सेंटिनरी, 100 साल उनके बर्थ को हुआ है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए इसको इस प्रोग्राम को किया गया। ठीक है, अब अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात हो रही है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी पार्टी से संबंध था इनका, पॉलिटिकल पार्टी से पूछा जा सकता है, यहाँ से सवाल पूछा भी गया है पहले किसी और पॉलिटिकल लीडर के बारे में। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि भारतीय जनसंघ से संबंधित थे, फिर जनता पार्टी से जुड़े, जनता पार्टी से संबंधित थे ये, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी तो हम जानते ही हैं। तो ये तीनों पार्टियों के नाम आपको याद रखने हैं, भारतीय जनसंघ, जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। इन तीनों से संबंधित थे अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री कब बने? पहली बार 1996 में, 13 दिनों की सरकार थी, और फिर 1998 से 2004 तक 6 साल रहे। ठीक है, अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब चूंकि 100 साल हुए हैं इनके बर्थ को, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बर्थ को, 1994 में बर्थ हुआ था, तो उस हिसाब से 2024 में ही इनके 100 साल हो चुके हैं। और 2025 में इनका जो 101st बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया है। देखिए यहाँ पे 101st बर्थ एनिवर्सरी। और इसके उपलक्ष्य में क्या हुआ है? लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल को इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल कहाँ पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है लखनऊ के अंदर, और इसको इनॉग्रेट हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अब ये जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है ये गोमती नदी के किनारे है, क्योंकि लखनऊ भी गोमती नदी के किनारे है। अब इसका जो शेप है किस शेप का है? तो लोटस शेप का है। ठीक है, अब देखिए यहां पर जिन लोगों की मूर्तियां लगी हुई हैं वो हमको याद रखना है। ठीक है, यहां से सवाल बन सकता है। तो पहला तो आपको याद रखना है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का नाम। ठीक है, दूसरा आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय, और तीसरे अटल बिहारी वाजपेयी जी। इन तीनों की कांस्य मूर्ति लगी है, ब्रॉन्ज स्टेच्यू लगी है, जिसकी हाइट है 65 फुट। ठीक है, हाइट भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो कहा नहीं जा सकता है कि क्या पूछ लेंगे, इररिलेवेंट, और कभी कभी उस तरह की सवाल भी पूछ लेती है बीपीएससी, तो आपको याद रखना है।
हाइट 65 फीट है। हाई इसके ये ब्रॉन्ज स्टेच्यू है। और ये तीनों लीडर्स के नाम आपको याद रखने हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी। इसके बाद जो है नरसापुरम लेस क्राफ्ट, ये कौन से स्टेट से संबंधित है? तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये हैंडीक्राफ्ट है, कपड़े का आर्ट है ये बेसिकली। इसके बारे में ना प्रधानमंत्री जी जो मन की बात करते हैं उसमें इसकी चर्चा की गई थी। कई बार प्रधानमंत्री मन की बात में कोई चीज़, अगर वो किसी चीज़ के बारे में बात करें और अगर वो पॉपुलर हो जाए उसके बारे में, या लोग उसके बारे में अगर बहुत ज़्यादा न्यूज़ वगैरह में आने लगे तो वहाँ से भी सवाल बनते हैं। तो ये जो नरसापुरम लेस क्राफ्ट है ना आंध्र प्रदेश का, यहाँ से आपको याद रखना है स्टेट का नाम। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने लगाया है। ये जो कपड़ा आप देख रहे हैं जो बुना गया है ना, ये एग्जाम्पल है नरसापुरम लेस क्राफ्ट का। ठीक है, चलिए, तो आर्ट एंड कल्चर हमारा यहाँ से हम देख चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे फर्स्ट्स इन इंडिया एंड फर्स्ट्स इन वर्ल्ड, क्योंकि आप जानते हैं कि फर्स्ट से सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं। पिछली जो वीडियो थी हमारी नवंबर वाले में भी आपको दिखाया गया था कैसे सवाल कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे जो मैन्ड डीप सी सबमर्सिबल मिशन है, पहला, भारत का पहला मैन्ड मतलब इंसान के साथ जो जा सकता है। ठीक है, जो पनडुब्बी सबमर्सिबल मिशन है, डीप सी सबमर्सिबल मिशन है बेसिकली। तो यहाँ पर क्या है कि आपको डीप सी में जा करके वहाँ पर रिसर्च किया जाएगा और इसका नाम है समुद्रयान। इस मिशन का क्या नाम है? समुद्रयान। और इसको लीड कौन कर रहा है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। इन दोनों संस्थाओं के नाम आपको याद रखने हैं। मतलब ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी संस्था है और ये जो मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। अर्थ साइंस इसलिए क्योंकि माइनिंग वगैरह से रिलेटेड यहाँ पर रिसर्च होना है ना। तो ये जो पनडुब्बी में जाने वाले हैं टोटल 3 लोग जाएंगे, 3 क्रू मेंबर्स, ये याद रखना है आपको यहाँ पर। विल कैरी 3 क्रू मेंबर्स। मिशन का नाम समुद्रयान बिल्कुल नहीं भूलिएगा, वहां पर बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। सागरयान दिया जा सकता है, ठीक है, वाटरयान दिया जा सकता है, कुछ भी दे सकते हैं, ऊपर समुद्रयान आपको याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट है राजस्थान। ये पहला स्टेट बना है टू अचीव 100% डिजिटाइजेशन ऑफ वोटर लिस्ट अंडर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2026। काफ़ी बखेरा इसके कारण हो रहा है, SIR के कारण। SIR 2026 जो हो रहा है इसके तहत 100% डिजिटाइजेशन वोटर लिस्ट का कौन सा स्टेट कर लिया है? तो राजस्थान पहला स्टेट बन गया ऐसा करने वाला। याद रखना है आपको। इस तरह की चीज़ें तो काफ़ी आपको ध्यान में याद रखना है इसको, यहाँ से सवाल बन सकते हैं बहुत। ठीक है, पॉपुलर चीज़ है ये। दूसरा अब यहाँ देखिए एयरपोर्ट कौन सा है पहला जो कि वाटर पॉजिटिव स्टेटस पाया है? तो वाटर पॉजिटिव स्टेटस पाने वाला जो पहला एयरपोर्ट इंडिया का है वो अपना नई दिल्ली वाला जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो है। ठीक है, अब यहाँ पर वाटर पॉजिटिव का क्या मतलब है? तो वाटर पॉजिटिव का मतलब होता है ये जितना पानी कंज्यूम करता है उससे ज़्यादा रिचार्ज करता है। ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग का यहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटीज होंगी। ठीक है, वाटर को रिचार्ज करने के लिए, वाटर को रिसाइकल करने की व्यवस्था होगी। इन सब चीज़ों से क्या करती है कि रिचार्ज को बढ़ावा मिलता है और ज़्यादा रिचार्ज होता है कंपेयर टू कंजम्पशन। तो जितना कंज्यूम हो रहा है उससे ज़्यादा रिचार्ज हो जा रहा है, वाटर रिसाइकल वगैरह हो जा रहा है, वाटर हार्वेस्ट हो रहा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको एयरपोर्ट का नाम याद रखना है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। अब यहाँ पर एक नाम याद रखना है आपको, साई जादव। कौन है ये? फर्स्ट वुमन ऑफिसर हैं टू ग्रेजुएट फ्रॉम इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। देहरादून के अंदर जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी है वहाँ पर जो ट्रेनिंग होती है आर्मी के कैडेट्स की, तो पहली ऑफिसर जो महिला ऑफिसर है जिनकी जो कि वहाँ से ग्रेजुएट हुई हैं या जो वहाँ से ट्रेनिंग पाई हैं अब, वो है साई जादव। अब ये 93 ईयर का रूल जो है वो टूटा है, या 93 ईयर का जो रूल था वो चेंज हुआ है बेसिकली। तो अब शामिल किया जा रहा है महिलाओं को भी। तो पहली महिला जो है, पहली जो वुमन है वो है साई जादव। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी सवाल पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। अब हम कुछ फर्स्ट इन वर्ल्ड देखते हैं। देखिए एक कंट्री है नाइजर, अफ्रीकन कंट्री है और ये फर्स्ट है अफ्रीकन रीजन की, यानी पहली अफ्रीकन कंट्री है टू एलिमिनेट रिवर ब्लाइंडनेस। एक बीमारी होती है रिवर ब्लाइंडनेस, उसको एलिमिनेट, उसको खत्म करने वाला पहला देश अफ्रीका का जो है वो है नाइजर। आपको याद रखना है कि ये जो रिवर ब्लाइंडनेस है इसका नाम क्या है? ओंकोसेरकियासिस। ठीक है, रिवर ब्लाइंडनेस तो इसको पॉपुलर नेम के तौर पे जाना जाता है, पॉपुलर नेम है इसका, बट
असल में जो इसका नाम है वो है ओंकोसेरकियासिस। ओंकोसेरकियासिस के बारे में कुछ बातें हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये बीमारी जो होती है ये इसका कॉज जो है वो पैरासाइटिक वॉर्म है जिसका नाम है ओंकोसेरका वोल्वुलस। ठीक है, पैरासाइटिक वॉर्म है, इसकी वजह से होता है। वेक्टर यानी फैलता कैसे है, तो ब्लैक फ्लाइज से फैलता है। ब्लैक फ्लाइज कहाँ पे पाया जाता है, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स में, जो रिवर्स वहाँ पे फास्ट फ्लोइंग है वहाँ पे पाया जाता है ये ब्लैक फ्लाई। सिम्टम्स क्या है, पहचान क्या है, तो स्किन पे इचिंग होता है, रैश होता है, पर कभी कभी ब्लाइंडनेस भी हो जाता है, इसीलिए इसको रिवर ब्लाइंडनेस कहते हैं। रिवर मतलब फास्ट फ्लोइंग रिवर्स के पास जो ब्लैक फ्लाइज है उनसे फैलता है, और ब्लाइंडनेस मतलब ब्लाइंडनेस जो कि बीमारी का इफेक्ट है, जो असर है वो है ब्लाइंडनेस, तो इसलिए ये रिवर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, नाइजर का नाम याद रखना, एलिमिनेट कर दिया इसने। देखिए यूएई जो है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात, ये पहला देश बन गया है जिसने की वन टाइम जीन थेरेपी ITVI-SMA को एडमिनिस्टर किया है। किस चीज के लिए, तो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए। ये जो बीमारी है ना, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एक न्यूरो डिसऑर्डर है, तो इस बीमारी न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, इस बीमारी के लिए, इस बीमारी के इलाज के लिए वन टाइम जीन थेरेपी जो है उसको एडमिनिस्टर करने वाला पहला देश दुनिया का कौन सा है, यूएई। तो मेडिकल फील्ड में ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है यूएई के लिए। यहाँ अगर हम बात करें स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जो है वो क्या है, तो वो बेसिकली एक रेयर प्रोग्रेसिव न्यूरोमस्कुलर डिजीज है जिसमें कि मसल वीकनेस होती है। ठीक है, और कभी कभी ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता है, तो घातक भी है, प्राण घातक भी है, कभी कभी मौत भी हो सकती है इसमें। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया क्यों है न्यूज में, पहला कंट्री बना है ये जिसने कि सोशल मीडिया पे बैन लगा दिया है। किन के लिए, फॉर चिल्ड्रन अंडर 6, 16 साल से कम के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पे बैन लगा दिया है। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, तो ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया है, देखते हैं इंडिया कब तक करता है, करता भी है कि नहीं, देखते हैं। अब हम देखेंगे डिफेंस की कुछ खबरों को। देखिए सबसे पहले हेरॉन मार्क 2 UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल, आप जानते हैं ये ड्रोन्स हैं। तो ये जो ड्रोन है बेसिकली, इस ड्रोन को किसने बनाया है या ये कौन से कंट्री का ड्रोन है, तो इजराइल का ड्रोन है। ठीक है, हेरॉन मार्क 2 इजराइल का UAV है, ड्रोन है, और ये बेसिकली एक मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस UAV है या ड्रोन है। शॉर्ट में इसको MALE कह सकते हैं, मेल मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस। अब मीडियम ऑल्टीट्यूड तो ऊंचाई कितनी है, लगभग 35,000 फीट तक ये ऊंचाई पे ये ऑल्टीट्यूड पे काम कर सकता है, जा सकता है। ठीक है, 35,000 फीट का मतलब 10.5 किलोमीटर के आसपास, 10.5 किलोमीटर की ऊंचाई से ये चल सकता है, इसको उड़ाया जा सकता है 10.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक। और कब तक, कितनी देर, तो लॉन्ग इंड्योरेंस 45 आवर्स तक। ठीक है, ऑलमोस्ट 2 दिन हो गए यहाँ, तो 45 घंटे तक इसको उड़ाया जा सकता है इस ड्रोन को। तो हेरॉन मार्क 2 UAV जो है वो इजराइल का है, ये याद रखना है आपको। दूसरा देखिए, अब आकाश जो है नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिस्टम, जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, इसको डेवलप कौन किया है, तो DRDO ने डेवलप किया है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसको बना कौन रहा है, ये जो आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिस्टम है, ये जो मिसाइल सिस्टम है, इसको प्रोडक्शन इसका कौन कर रहा है, तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। डेवलप इसको किया है DRDO ने, बट बना कौन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है, तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ये कर रहा है। ठीक है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड कर रहा है। इसके बाद देखते हैं एक INS, एक शिप की बात हो रही है यहाँ पे, अरिदमन। अरि मतलब क्या होता है, अरि मतलब होता है शत्रु, एनिमी, दमन मतलब शत्रु को खत्म करने वाला है। तो ये एक ऐसी पनडुब्बी है जो कि अरि, शत्रुओं को खत्म करने वाली है। वैसे इस सीरीज में जो भी पनडुब्बियां हैं ना, उनका जो नाम है वो वैसे ही अरिहंत है, अरिघात है। अरिहंत का भी मतलब जो शत्रु को जो खत्म करे, हंत मतलब खत्म करना, मार डालना, घात मतलब भी मार डालना होता है, तो अरिघात का मतलब भी वही हो गया। वैसे अरिहंत किनको बोला जाता है, एक जैन तीर्थंकर का नाम बताइए जिनको कि अरिहंत कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंडिया का जो 3rd इंडिजिनसली बिल्ट न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन है ये। ठीक है, तो न्यूक्लियर की क्षमता है इसकी, और ये एक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है। कौन, INS अरिदमन। और ये तीसरा ऐसा है, पहले 2 का नाम आप देख ही चुके हैं, अरिहंत, INS अरिहंत और INS अरिघात, तो ये 2 हो गए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं।
डायरेक्ट फायरिंग साइट नेविगेशन सिस्टम, ये जो है इंडिया और फ्रांस दोनों मिलकर के जॉइंटली प्रोड्यूस करने वाले हैं। डायरेक्ट फायरिंग साइट नेविगेशन सिस्टम, बेसिकली यहाँ पर जो फायरिंग है यहाँ पर मतलब शूटिंग की बात हो रही है, और साइट मतलब दृश्य के आधार पर, दृश्यता के आधार पर नेविगेशन सिस्टम, जैसे जीपीएस है ना, तो यहाँ पे बिना जीपीएस, यहाँ पे जीपीएस का इस्तेमाल नहीं होगा, पर बिना जीपीएस के ही एक नेविगेशन सिस्टम बनाने की बात, डायरेक्ट फायरिंग साइट नेविगेशन सिस्टम बनाने की बात हुई है, जो कि इंडिया और फ्रांस मिल करके प्रोड्यूस करेंगे इसको। नेक्स्ट देखिए, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ ने बहुत सारे रोड्स बनाए हैं हमारे देश के लिए, बॉर्डर्स के लिए, बॉर्डर के एरियाज में। ये कौन से मंत्रालय के अंदर काम करता है अगर पूछूं मैं, तो ये होगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। रक्षा मंत्रालय के तहत ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। 125 नए प्रोजेक्ट्स ने इन्होंने एक ही दिन में इनॉग्रेट कर दिया, इतनी तेजी से बीआरओ काम कर रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस याद रखना है आपको बस यहाँ पर। अब देखिए आगे, आईएनएस वागशीर, क्यों न्यूज में है ये आईएनएस वागशीर? पहली बात तो ये कि ये जो है कलवरी क्लास का वागशीर है, कलवरी क्लास, ठीक है। जब पनडुब्बियां बनाई जाती हैं तो अलग अलग सीरीज होती है उनकी, ठीक है। जैसे गाड़ियों की सीरीज होती है ना, जैसे मान लीजिए स्विफ्ट एक कार है, उसकी एक सीरीज होगी, तो वैसे ही यहाँ पर कलवरी क्लास है, और आईएनएस वागशीर जो है कलवरी क्लास की जो पनडुब्बी है। टोटल जो 6 पनडुब्बियां हैं प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन के तहत, जो ये छठी पनडुब्बी है, ठीक है। टोटल 6 पनडुब्बियां हैं इस प्रोजेक्ट के तहत, उसमें से ये छठी है आईएनएस वागशीर। न्यूज में इसलिए था क्योंकि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इसकी सवारी की, ठीक है, इसकी सवारी की वागशीर, आईएनएस वागशीर की, और ये उनका पहला ऐसा मौका था जब उन्होंने किया, ठीक है। फर्स्ट सबमरीन सॉर्टी ऑन आईएनएस वागशीर एट कारवार नेवल बेस, नेवल बेस का नाम याद रख सकते हैं आप, कारवार नेवल बेस। और ऐसा करने वाली ये देश की पहली नहीं दूसरी राष्ट्रपति हैं। पहले कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम भी इस तरह के जो है उन्होंने भी किया हुआ है, ये दूसरी बनी है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। ये आईएनएस वागशीर पे इन्होंने इसकी सवारी की है, और इस आईएनएस वागशीर को जो बनाया है वो है बनाया किसने? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने, ठीक है, एमडीएस, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने इसको बनाया है। अब हम आगे चलते हैं, ऑपरेशन सागर बंधु, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच है। बेसिकली इंडिया ने ये ऑपरेशन चलाया है। क्यों चलाया है? हमको पता है श्रीलंका में अभी एक साइक्लोन आया था दित्वा साइक्लोन ने पूरी तरह से श्रीलंका को मतलब काफ़ी हद तक तबाह किया, जिसकी वजह से आप न्यूज में सुन रहे होंगे कि श्रीलंका को आईएमएफ ने लोन वगैरह भी दिया है। तो इंडिया ने जो हेल्प किया है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो प्रोवाइड किया है, डिजास्टर रिलीफ जो प्रोवाइड किया है, जिसको हम HADR कहते हैं, तो HADR मिशन है इंडिया का सागर बंधु। आपसे पूछा जाएगा सागर बंधु इंडिया ने कौन से कंट्री के साथ जो चलाया या कौन से कंट्री में चलाया इस ऑपरेशन को, तो श्रीलंका आपको याद रखना है। यहाँ पर कौन कौन से जहाज भेजे गए थे मदद करने के लिए, जिसके ऊपर राशन, जिसके ऊपर बाकी चीज़ें, दवाइयाँ वगैरह सब जो पहुँचाई गई हैं, तो जिन जहाज़ों के को लगाया गया था उनमें है आईएनएस विक्रांत, आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस घड़ियाल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर, इसको लॉन्च किया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने। ये क्या करता है? बेसिकली ये मोबाइल जो है उनको मार्क करता है मीडियम, हाई या वेरी हाई फ्रॉड रिस्क के तौर पे। मोबाइल बेसिकली फ़ोन नंबर्स जो होते हैं, मोबाइल नंबर्स जो होते हैं ना, उनको ये उस अलग अलग कैटेगरीज में डालता है कि उसकी रिस्क जो है वो सिचुएशन स्टेटस क्या है, मीडियम है कि हाई है या वेरी हाई है। तो फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने लॉन्च किया। आपसे पूछा सकता है DOT ने किया है, ट्राई ने किया है ना, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसने किया है, या फिर और किसी ने किया है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है किसने लॉन्च किया है। एक्सरसाइज सूर्य किरण, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है। आर्मी के लेवल का एक्सरसाइज है। भारत की आर्मी और नेपाल का जो आर्मी है, दोनों मिलकर के एक एक्सरसाइज करती है, और ये इस वर्ष पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ है 2025 वाला सूर्य किरण एक्सरसाइज। इंडिया और नेपाल के आर्मी के बीच ये एक्सरसाइज होता है। इक्विवेरिन एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव्स के आर्मी के बीच में होता है, जो इस वर्ष तिरुवनंतपुरम यानी केरल के अंदर हुआ है, ठीक है, इक्विवेरिन। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो एक्सरसाइज वो है गरुड़ शक्ति।
ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होता है। देखिए अगर आप ये नाम याद रख लेते हैं ना तो ये नाम तो बदलेंगे नहीं, पर ये इवेंट कहाँ पे हो रहा है ये चेंज होता रहता है, हर साल अलग अलग जगह पे होता है। तो इस वर्ष जो हुआ है ये हिमाचल प्रदेश के बकलो में हुआ है। ठीक है, गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, जॉइंट स्पेशल फोर्स जो इंडिया और इंडोनेशिया की है वो दोनों यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। एक एक्सरसाइज है यहाँ पर हरी मऊ शक्ति। गरुड़ शक्ति देख लिया हमने इंडिया का इंडोनेशिया के साथ, तो हरी मऊ शक्ति कहाँ पर है, इंडिया का मलेशिया के साथ। शक्ति शक्ति और ये दोनों साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया और यहाँ पे मलेशिया। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, दोनों देश की आर्मी करती है और इस वर्ष राजस्थान में हुआ है। हरी मऊ शक्ति मलेशिया में। ठीक है, एक्सरसाइज इकट्ठा या इकट्ठा जो है ये कहाँ पे हुआ है, ये मालदीव्स में हुआ है और इंडिया और मालदीव्स की नेवी ने किया है। ठीक है, एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2 ये कहाँ पे हुआ है, ये इंडिया और यूएई के बीच में हुआ है। मिलिट्री एक्सरसाइज है और कहाँ पे हुआ है, ये इंडिया और यूएई के बीच हुआ है और अबू धाबी में हुआ है। ठीक है ना, यूएई के अबू धाबी में। तो डेजर्ट साइक्लोन 2 इस वर्ष इंडिया में नहीं हुआ है, यूएई में हुआ है। आगे बढ़िए, ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी, इसको बनाया जाएगा मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 के तहत। ठीक है, ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी बेसिकली पोर्ट सिक्योरिटी के फील्ड में इसको ये काम करेगा। इसकी जो स्थापना होगी इस एक्ट के तहत होगी, जो मर्चेंट शिपिंग एक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी संस्था बनेगी ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनेगी, वैधानिक बॉडी बनेगी। क्यों? क्योंकि किसी कानून के तहत, किसी एक्ट के तहत इसको बनाया जा रहा है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से रहता तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक संस्था। पर ये किसी एक्ट के कारण, किसी कानून के कारण, कानून के अंदर अगर या कानून के आधार पर बन रहा है, तो किसी कानून के अंदर अगर बन रहा है तो वो हो गया आपको स्टैट्यूटरी बॉडी, वैधानिक संस्था। विधान यानी कानून के अंदर हुआ है ये। अब देखिए यहाँ पर MH-60R हेलीकॉप्टर्स हैं। इसको जो बनाया है, किसने बनाया है, तो लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन, जो कि यूएस की है। ठीक है, लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन यूएस की कंपनी है, इसी ने इसको मैन्युफैक्चर किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट। ये एक रॉकेट है जिसका नाम है पिनाका। ये इसकी फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट जो है वो डीआरडीओ ने की है। ठीक है, पहली बार इसकी टेस्टिंग हुई है। तो टेस्टिंग किसने किया है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। कहाँ पे, ओडिशा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, ओडिशा के चांदीपुर में बेसिकली ये रहता है, ये है। तो वहां पे इसको टेस्ट किया गया है, इस रॉकेट को, पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट को। इसका डिजाइन जो है वो तैयार किया था आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ARDE ने। और इसको डेवलप कौन कर रहा है, DRDL। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब, बेसिकली लेबोरेटरी है, यहाँ पे इसको डेवलप किया गया है। डिजाइन किसने किया, ARDE ने, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने। और इसकी टेस्टिंग किसने की है, तो DRDO ने इसकी टेस्टिंग की है। तो यहाँ पर हम डिफेंस और सिक्योरिटी से संबंधित जो है इवेंट्स न्यूज पूरा देख चुके हैं। ठीक है, अब हम इसके आगे जो है अपने नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। यहाँ पे हम इस वीडियो को रोक रहे हैं। दिसंबर की जो ये वीडियो है डिफेंस हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं, इसके आगे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके भी। ठीक है, और नोट्स बना लीजिए, या फिर अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स तो हम वीकेंड इनिशिएटिव के तहत जो लोग जुड़े हुए हैं उनको तो प्रोवाइड किया ही जाता है। तो आप जुड़ जाइए और करंट अफेयर्स को तैयार करते हैं बढ़िया से। ठीक है, चलिए।